हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास के एक नए चैप्टर जिसका नाम प्रागैतिहासिक काल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पूरा विस्तृत जानकारी इसके बारे में आपको आज दी जाएगी। तो सबसे पहले हम जान जाते हैं प्रागैतिहासिक काल। ये हमारे जो पाठ्यक्रम का तीसरा अध्याय कह सकते हैं, ठीक है, या फिर चैप्टर भी कह सकते हैं। ठीक, तो हम जानते हैं प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। मानवीय इतिहास का वह कालखंड जिसके अध्ययन के लिए सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य ही प्राप्त हैं, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो ठीक है, अपनी कॉपी पे सभी लोग लिख लीजिए। मानवीय इतिहास का वह कालखंड जिसका अध्ययन सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर करते हैं, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, इतना लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। इस कालखंड का मनुष्य या मानव, इस कालखंड का मानव आदिम जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, जीवन व्यतीत करता था। इस काल का जो आदमी था, आधा आदमी था आधा जानवर टाइप का था, क्योंकि पहले के लोग ऐसे हुआ करते थे, एकदम दांत वाँत थोड़े नुकीले टाइप के, नाखून थोड़ा बड़ा बड़ा हुआ करता था, क्योंकि तब इनको नहीं पता था कि नाखून काटा जाता है, दांत साफ किया जाता है, मुंह धोया जाता है। ठीक है, इन्हें प्रकृति के बारे में भी कुछ नहीं पता था। इनको खाना बनाना क्या उनको पता ही नहीं था कि क्या खाया जाता है और क्या नहीं खाया जाता। वो जो पाते थे वो खा लेते थे। ठीक है, तो इतना लिखिए, इस कालखंड का मानव आदिम जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, इतना लिख लिए। इस कालखंड का मानव अपना जीवन व्यतीत करने के लिए पाषाणिक औजारों का उपयोग करता था। पाषाणिक मतलब जो पत्थरों से बनाए हुए औजार, मतलब पाषाणिक औजार। ठीक है, इस कालखंड का मानव, लिख लो, इस कालखंड का मानव अपने जीवन को सरल, सहज
बनाने के लिए पाषाणिक उपकरणों का उपयोग करता था। ठीक है, इतना लिख लिए। शायद नीचे मिटाना पड़े, इसलिए ऊपर से लिखते हैं कि ये पूरा ही कर दिया जाए इसी में। भारत में प्रागैतिहासिक काल का अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में ब्रूस नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो लिख लो नीचे, भारत में प्रागैतिहासिक सभ्यता या काल, कुछ भी कह सकते हो, सभ्यता का अनुसंधान प्रागैतिहासिक काल की खोज तो किया था, टी करके कोई था, अभी आगे बता दे रहा हूँ, उसमें याद है। प्रागैतिहासिक काल का कौन था वो सर्वेक्षण में रॉबर्ट ब्रूसफुट थे ये तो। ठीक है, अनुसंधान, भारत में प्रागैतिहासिक सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भू सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट, पूरा नाम इनका है रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक है जी द्वारा पल्लवरम नाम सुना होगा। ठीक है, साउथ की बहुत सारी पिक्चरों में ये नाम आता रहता है। ठीक है, ये मद्रास या चेन्नई के समीप स्थित है। ठीक है, द्वारा पल्लवरम में किया गया जो मद्रास भी, चेन्नई भी यहाँ लिख लेना, चेन्नई के समीप स्थित है। ठीक है, तो इतना आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद हम इसे आगे फिर चलते हैं। और सबसे पहले जो हमारा पाषाणिक उपकरण मिला है वो कहाँ से मिला है? पल्लवरम से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक शब्द और। ठीक है, सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम पाषाणिक औजार पल्लवरम से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इतना लिखिए, फिर आगे चलते हैं।
सबसे नीचे लिख लेना, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन के सुविधा के लिए हम इसे 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन, ठीक है, करने के लिए हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। यहाँ नीचे लिख लेना, ठीक है, ऊपर से फिर हम चलते हैं। या 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करने के लिए हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा था, ठीक है। पूरा पाषाण काल, ठीक है, या इसी को कहते हैं पूर्व पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो है नव पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल के बारे में हम इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। अब हम पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में पढ़ेंगे, इसका अध्ययन भी हम 3 भागों में बांट के करेंगे, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल में लिख लो, अध्ययन की सुविधा के लिए पूरा पाषाण काल में लिखना, पूरा पाषाण काल का अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया गया है, किया जाता है, ठीक है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो कौन से? निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, और हमारा जो तीसरा है उच्च लिख देता हूं, पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो हमें आज निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हमने इसका समय भी बताया था, निम्न पाषाण काल का समय 3-3.5 करोड़ वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 50 वर्ष ईसा पूर्व था, ठीक है। लिखना चाहो तो वो लिख लेना, लेकिन जो हमने पहली वीडियो में बताई थी इतिहास काल का विभाजन, इन सब का भी हमने विभाजन कर रखा था, ठीक है। तो आगे वाली वीडियो में जाके आपके इतिहास काल का जो विभाजन है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमें पढ़ना है निम्न पूरा पाषाण काल। तो लिख लीजिए, निम्न पूरा पाषाण काल का अध्ययन निम्न पूरा पाषाण काल का निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित उपकरणों के आधार पर इस काल को 2 संस्कृतियों में बांटा गया है। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर ये भी मिटा रहे हैं, फिर से अगला हमारा चल रहा है। हम निम्न पूरा पाषाण काल से ऊपर लिखते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, ये पहला था, ठीक है।
पूरा पाषाण काल का पहला है निम्न पूरा पाषाण काल। इसका समय 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व से या 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके 50 वर्ष ईसा पूर्व तक है। तो लिखते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, पाषाण काल से संबंधित उपकरणों के आधार पर इसे दो संस्कृतियों में बांटा गया है। इसे दो संस्कृतियों में बांटा गया है। ठीक है, तो वो दो संस्कृतियां कौन है? पहली संस्कृति जो है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। ठीक है, और दूसरी हमारी संस्कृत है हैंड एक्स संस्कृति। इसको हम चापर चापिंग पेबुल संस्कृत को सोहन नदी संस्कृति या फिर सोहन नदी घाटी संस्कृति या सोहन घाटी संस्कृति या सोहन नदी घाटी संस्कृति, ये तीनों कह सकते हैं। ठीक है, या कहते हैं। ठीक है, सोहन नदी संस्कृति, सोहन नदी घाटी भी यहाँ कर लेना। ठीक है, सोहन नदी घाटी संस्कृति या फिर सोहन घाटी संस्कृति या सोहन नदी संस्कृति। ठीक है, और दूसरा जो है हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स जो संस्कृत है इसे हम, इसका दूसरा नाम है मद्रास संस्कृति। मद्रास संस्कृति। ठीक है, क्योंकि ये मद्रास के समीप हैंड एक्स जो पत्थर जो मिले हैं क्वार्टर, अभी इसके बारे में आगे और विस्तार से बताऊंगा। पहले हम पढ़ेंगे चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। ठीक है, तो यहाँ मद्रास को हटा देते हैं दूसरे नंबर से। एक बार आप लिख लीजिए, इसके बाद हटाते हैं। ठीक है, तो अब हम मिटाते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, ऊपर से चलते हैं। चापर चापिंग पेबुल संस्कृत स्टार्ट ऊपर से करते हैं। हमारा निम्न पूरा पाषाण काल में हमारी दो संस्कृति थी, एक थी चापर चापिंग पेबुल संस्कृत और दूसरी हैंड एक्स संस्कृत। ठीक है, तो हम पहले अपना देखते हैं चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। ठीक है, तो सबसे पहले जान जाते हैं ये चापर चापिंग क्या है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा
ये हमारा पाषाण, मैंने कहा ना निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल में सिर्फ साहित्यिक स्रोत मिले हैं, सॉरी सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य ही मिले हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य में हमें क्या मिला है, पत्थर मिला है, क्योंकि 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व जब हमारी शुरुआत हुई तो हमें कुछ भी नहीं पता था, कुछ पता ही नहीं था कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो हमने सबसे पहले, हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ी किसकी, भोजन की। ठीक है, जब हमारे पेट में कुछ जाएगा तभी हमारे दिमाग को कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली ज़रूरत क्या थी, इंसान की भोजन थी। तो भोजन कैसे प्राप्त करे, तो वो जंगल, पूरा का पूरा जंगल ही था। ठीक है, तो इंसानों को सबसे पहले क्या मिले, बोल्डर मिले, पत्थर मिले। ठीक है, सबसे पहले क्या मिले, पत्थर मिले, ऐसे भी पत्थर मिले, ऐसे भी पत्थर मिले, ऐसे भी मिले, ऐसे भी मिले। ठीक है, कई तरीके के पत्थर मतलब होते हैं, जाएंगे आप पहाड़ों पे दिखेंगे तो कई तरह के पत्थर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे पत्थर उनको मिले। उन्होंने क्या किया कि एक कोई जानवर हो गया। ठीक है, क्या करते थे, वो नीचे एक पत्थर रखते थे और ऊपर जो है पत्थर पे पत्थर पटकते रहते थे जब तक कि वो जो उसका सर अलग ना हो जाए, तब तक वो उसे पीटते रहते थे। तो ऐसा करने में उनको क्या है, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे या 20 घंटे या पूरा पूरा दिन निकल जाता था उनको यही एक काम करने में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पहले पेबुल के बारे में बता दूं, पेबुल क्या है। ठीक है, नदियों द्वारा बहाकर ले आया गया पत्थर क्या कहलाता है, पेबुल कहलाता है। नदियों द्वारा, लिखना चाहो तो लिख लो, नदियों द्वारा बहाकर ले आया गया पत्थर पेबुल कहलाता है। ठीक है, नदियों द्वारा बहाकर ले आया गया पत्थर। नदियां जब क्या करती हैं, कोई भी चीज़ जो है बहाती है ना, तो वो नीचे से क्या होता है, जैसे कोई चीज़ तुम ऐसे भी अगर फेंक दोगे तो नदियां इसे बहाते बहाते, तो ये छोरा ऐसे ऐसे करते 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 क्या करते करते क्या है, वो गोल होते होते जब आपको मिलता है नदियों से पत्थर, तो देखो ऐसा हो जाता है वो। ठीक है, चाहे जिस आकृति में फेंकेंगे, वो जब नदियों में बहने लगता है तो वो क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, ऐसा हो जाता है या फिर ऐसा हो जाता है या फिर ऐसा हो जाता है, मतलब एक आकार जो उसका बड़ा अच्छा लगने वाला आकार हो जाता है, मतलब एकदम सुडौल हो जाता है चारों तरफ, जैसे ऐसे हाथ में लो तो एकदम लगता है कि बस ठोस तो रहता है, मुलायम तो नहीं कह सकते, लेकिन चारों तरफ उसको देखेंगे तो चारों तरफ एक ही जैसा लगता है। ठीक है, तो ये जो है, तो इंसानों को वो पत्थर मिला। ठीक है, और उस पत्थरों से इंसानों ने क्या किया, इंसानों ने पहले तो ऐसे देख लिया, फिर उन्होंने क्या किया, पत्थर का जो एक सिरा है, पत्थर का जो एक सिरा था उसको उन्होंने क्या कर दिया, नुकीला कर दिया। इसी को हम क्या कहते हैं, चापर कहते हैं। क्या कहते हैं, चापर कहते हैं। और फिर उन्होंने क्या कर दिया, 2 सिरे जो है उसके क्या कर दिए, दोनों सिरे नुकीले कर दिए, उसे ही क्या कहते हैं, चापिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब बताओ, ये भी सिरा नुकीला है, ये भी सिरा नुकीला है, तो हम अगर किसी को इस पे, अब हम इसको इस पे कोई जानवर अगर रखें, ठीक है, और इससे चापर से मतलब एक तरफ जो नुकीला है उस पे हम वार करेंगे, ठीक है, ये ज़मीन के अंदर इतना धंसा भी सकते हैं इस चापर को, चापिंग को। ठीक है, चापिंग को ज़मीन के अंदर इतना धंसा के और ऊपर से हम चापर से वार करते थे, तो क्या पता चलता था कि जल्दी चीज़ें हो जाती थी, जल्दी। और मतलब जो बोल्डर पटकते 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 क्या होता है, उसका खाल वाल जो है इधर से उधर नोच जाता था, क्या पता चलता था, हम क्षतिग्रस्त कर डालते थे पूरा का पूरा। वही ना उनके पास फिर उतारने के लिए उनके जो
चर्बी हुआ करती थी, सॉरी जो चमड़ा हुआ करता था, वो भी उनको नहीं प्राप्त होता था, क्योंकि वो पूरा टूट टूट के बिखर जाता था। ठीक है, तो उन्होंने जब चापिंग बनाया तो चापिंग से उन्होंने यहाँ पे काटा। ठीक है, तो यहाँ से फिर इसी को नीचे डाल डाल के जैसे आपने देखा नहीं है, मैंने देखा है कि चमड़ी निकालने के लिए वो एक ऐसे कुछ लिए रहते हैं ब्लेड साइड में, ऐसे ऐसे करते चले जाते हैं। अब वाली जो सिस्टम है, अब तो मशीनें भी आ गई हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन पहले जब कुछ भी नहीं था, 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व पहले जब हमारी जब उत्पत्ति हुई है, या फिर कह सकते हैं जब से शुरुआत हुई है मानव की, तब की बात करें तो तब हमें कुछ भी नहीं आता था। हम एक छोटे से बच्चे की तरह थे, बड़े होने के बाद भी हम बच्चे ही थे, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ ना कोई समझाने वाला था, ना कोई बताने वाला था। तब सोचिए, तब हमने वहाँ से 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर आज 2023 तक का जो सफ़र, अगर इतिहास जानना है तो वहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जो सफ़र है, वैसे इतिहास में हम 1947 तक का ही बताएंगे। उसके बाद तो आगे जो है आप लोग देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु तक का हम बताएंगे, परेशान मत होइए, 1968 तक। ठीक है, 67 या 64 में, अब क्लियर नहीं है थोड़ा सा। तो ये हमारा जो, अब तो हम जान गए ना चापर किसे कहते हैं और चापिंग किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे किसी ने पूछा चापर, इसमें जैसे क्वेश्चन बनेंगे तो क्या बनेंगे कि चापर चापिंग संस्कृति किस पाषाण काल की है, वो पूछ लेगा। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, या उच्च पूरा पाषाण काल, या फिर उसी में वो कह देगा नव पाषाण काल, या फिर कुछ और भी जोड़ सकता है। लेकिन जो हमारी चापर चापिंग पेबुल संस्कृति है वो हमारा निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, और इसी के साथ एक और संस्कृत थी, हैंड एक्स संस्कृत, जो निम्न पूरा पाषाण काल की ही है, क्योंकि निम्न पूरा पाषाण काल में 2 संस्कृतियां पाई गई हैं। कैसे पाई गई हैं? पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, पत्थरों के आधार पर, पाषाणिक औजार के या उपकरण के आधार पर। ठीक है, हमें वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, इसे दूसरा नाम हमने बताया था, अब इसे मैं मिटा रहा हूं फिर से। तो जान गए ना, ये चापर, ये वाला पत्थर जो जिसका एक सिरा जो है नुकीला होगा वो चापर होगा, जिसका दोनों सिरा नुकीला होगा वो हमारा चापिंग होगा। पेबुल के बारे में बताया है कि नदियों द्वारा बहा कर आया गया जो पत्थर होता है वो क्या कहलाता है? पेबुल कहलाता है। ठीक है, पेबुल या फिर पत्थर भी कह सकते हैं आप, लेकिन उस टाइम जो था उसे उस टाइम पेबुल कहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा पूछेगा कि चापर चापिंग पेबुल संस्कृत को अन्य किस नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो चापर चापिंग पेबुल संस्कृत को हम सिंधु नहीं, सोहन नदी घाटी संस्कृति। ठीक है, चापिंग पेबुल संस्कृत को सोहन नदी घाटी संस्कृति भी कहते हैं, देखो, अगर सोहन घाटी संस्कृत कहे तो भी कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर उसने चापर चापिंग पेबुल संस्कृत कहा कि ये बताइए चापर चापिंग में पेबुल संस्कृत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अन्य वो कह सकता है सोहन घाटी संस्कृत, ये भी लिख सकता है, नदी ना लिखे शायद, या फिर उसने वो पूरा लिख सकता है सोहन नदी घाटी संस्कृति, या कह सकता है सोहन घाटी संस्कृति। ये तो कुछ मतलब इस तरह से वो पूछ सकता है, जैसे नदी को हटा सकता है, कह देगा सोहन घाटी संस्कृत। ठीक है, उसमें ABC ऑप्शन में सोहन घाटी संस्कृत कहेगा, या सोहन नदी घाटी संस्कृत कहेगा, या फिर सोहन नदी संस्कृत कहेगा। ठीक है, ये कहेगा। यह संस्कृति मतलब सोहन घाटी संस्कृति या सोहन नदी घाटी संस्कृति, आगे लिख देते हैं। ये देखो, ये सोहन नदी लिखा है ना, तो सोहन नदी
सिंधु की सहायक नदी है, लिख लेना। सोहन नदी सिंधु की सहायक नदी है। सोहन नदी सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है। सोहन नदी पंजाब में स्थित है, ठीक है। और लिखना चाहोगे सोहन नदी घाटी संस्कृति। ठीक है। नदी पंजाब में स्थित है। सोहन नदी घाटी संस्कृति की खोज 1928 में टीडी वाडिया ने की थी। सोहन नदी घाटी संस्कृत की खोज 1928 ईस्वी में टीडी वाडिया ने की थी। ठीक है। और 1935 में भी एक एल कैम्ब्रिज और टेरा करके डी टेरा, हाँ 1935 ईस्वी में डी टेरा और एल कैम्ब्रिज अनुसंधान ने इसकी दोबारा से जांच पड़ताल की। ठीक है। तो ये है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। इसके बारे में आप इतना जान लीजिए और लिख लीजिए। दूसरा हमारा है हैंड एक्स संस्कृति। ठीक है। तो हैंड एक्स संस्कृति के बारे में इसके बाद बताया जाएगा, यो आप लोग लिख लीजिए। दूसरे नंबर पे हम फिर से चलते हैं हैंड एक्स संस्कृति पे। तो इसे फिर से अब आगे वाली संस्कृत पे चलते हैं। हमारी दूसरी संस्कृत कौन सी है? हैंड एक्स संस्कृत। इसी को हम मद्रास संस्कृत भी कहते हैं। दूसरी संस्कृत हमारी कौन सी है? हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति संस्कृत को हम मद्रास संस्कृति के नाम से जानते हैं। नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसका हैंड एक्स संस्कृत का एक और अन्य नाम क्या है? मद्रास संस्कृति। ठीक है। और हाँ, दूसरी चीज, मद्रास कहाँ है? दक्षिण भारत में। ठीक है। मद्रास कहाँ है? मद्रास या फिर चेन्नई के ये कहाँ है? तो दक्षिण भारत में है, साउथ इंडिया। ठीक है। जानते हैं। ठीक है। इसका स्थल पल्लावरम। ठीक है। इसका स्थल कहाँ है? पल्लावरम।
सबसे पहली चीज़ जान जाते हैं इसमें कौन से पत्थर का उपयोग किया गया था पूरा। हैंड एक्स लिखते हैं, हैंड एक्स संस्कृत का स्थल बदम दुर्रय। कहाँ? बदम दुर्रय तथा अति पक्कम ठीक है, अति पक्कम ये मद्रास का स्थल है। कहाँ स्थल है? बदम दुर्रय तथा अतिपक्कम कहाँ पे पड़ता है? ये मद्रास में पड़ता है। ठीक है, ठीक है। कोई अगर स्थल पूछे कि ये हैंड एक्स संस्कृत का स्थल कहाँ है, तो बदम दुर्रय तथा अतिपक्कम। ठीक है, बदम दुर्रय तथा अतिपक्कम से कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उपकरण का नाम, एक का क्लीवर और दूसरे का स्कैपर पर। ठीक है, दो उपकरण प्राप्त हुए हैं, क्लीवर और स्कैपर। और ये किस पत्थर से बने हैं? क्लीवर और स्कैपर। ठीक है, क्वार्टरजाइट पत्थर से। ठीक है, कौन से पत्थर से बने हैं ये क्लीवर और स्कैपर? क्वार्टरजाइट पत्थर से निर्मित है। ये पत्थर से, इसकी जो तकनीकी है वो फ्लेक और कोर की है। ठीक है, तकनीकी, इसकी तकनीकी बहुत ज़रूरी है। तकनीकी अगर कोई आपसे पूछेगा तो इसकी तकनीकी कौन होती है? फलक कहें या फ्लेक कहें। ठीक है, फ्लेक, और दूसरा हमारा था कोर। ठीक है, फ्लेक या कोर। फ्लेक को ही हम फलक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक। ठीक, तो हम दिखा देते हैं एक बना के आपको। मतलब उन्होंने उनको एक ऐसा पत्थर मिला। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस पत्थर को इतना तोड़ लिया। ठीक है, तो अब जब ये पत्थर टूट गया, इतना ये अलग हो गया, मतलब अभी नहीं अलग करते हैं। ठीक है, तो ये जो भाग है, ये ऊपर वाला, यही क्या है? फ्लेक है। फ्लेक या फिर फलक। फ्लेक या फिर इसी को हम क्या कहेंगे? फलक। ठीक है, ये वाले। और ये नीचे वाले जो भाग को हम क्या कहेंगे? कोर कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे कोर कहेंगे। ठीक है, ये फ्लेक हो गया ऊपर वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया? कोर हो गया। तो अब देखो, अगर मैंने ये कोर को यहाँ से इधर से गायब कर दिया अभी, तो जो फ्लेक बचा है, अब इसे हम हाथ में पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते हैं? पकड़ सकते हैं ना। तो जब हम इसे पकड़ सकते हैं, इसीलिए इसे हम हैंड एक्स संस्कृत कहते हैं। ठीक है, हैंड में आ जाए। ठीक है, इसीलिए इसे हम हैंड एक्स संस्कृत कहते हैं। तो ये जान जाओ, ये जो होता है कोर होता है। ये अगर पूछ ले, ये बताओ ये कौन सा पत्थर था? ठीक है, ये कौन सा पत्थर है? तो वो क्वार्टरजाइट पत्थर है। ठीक है, इससे औजार क्या क्या बने हैं? एक क्लीवर बना है और एक स्कैपर बना है। ठीक है, इसके दो हिस्से
पत्थर के किए, एक को फ्लेक, ऊपर वाले हिस्सों को फ्लेक कहेंगे और नीचे वाले हिस्से को कोर कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था, फंस गया। ठीक है, तब तो ये हमारा था निम्न पूर्व पाषाण काल के बारे में। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल के बारे में दूसरा नंबर जो हमारा निम्न पूरा पाषाण काल में हमने सबसे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में तोड़ा। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में। इसके बाद हम पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में हमने तोड़ा, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। फिर इसके बाद हमने निम्न पूरा पाषाण काल की हमारी 2 संस्कृति थी, एक था चापर चापिंग पेबुल संस्कृति और दूसरा हमारा था हैंड एक्स संस्कृति। तो हैंड एक्स संस्कृति भी हमने देख लिया। हैंड एक्स संस्कृति में फ्लेक के बारे में भी हमने बता दिया और कोर के बारे में भी हमने बता दिया। अब हमें दूसरा जो चलना है, निम्न पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पूरा पाषाण काल, हमारा दूसरा जो है वो अब इसे मिटा दें। ठीक है, अब मिटा दे रहे हैं इसको। हमारा निम्न पूरा पाषाण काल हो गया। दूसरा हमारा है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के भी नाम से जानते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो, इसको हम कल पढ़ाएंगे, लेकिन आज हम इतना बता दे रहे हैं, इसे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस काल का जो उपकरण बना है वो ज़्यादातर फलकों या फ्लेक, जो हमने अभी बताया था कि पत्थर का जो ऊपर इतना एक छर्री जो है, ये मान लो पत्थर है, इसको मैंने इतना जो है, इतना बड़ा पत्थर है तो इतना हमने निकाल लिया और हमारे हाथ में वो पकड़ा जाएगा और उससे हम किसी को भी फिचिक से मार सकते हैं, गर्दन काट सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पाषाण काल। जब हम 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व थे तो हमारे जो पूर्वज कैसे थे उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है, तो उनकी संस्कृति क्या थी ये भी हम जान गए। मध्य पूरा पाषाण काल का हम कल से फिर से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं इसी समय आपके साथ। तो आज के लिए धन्यवाद दीजिए, नमस्कार।